एमकेएम पाकिस्तान की लीडरशिप है उसकी किसी ना किसी से नहीं बनती, इसलिए वो आजकल नजर नहीं आते या अपने काम नहीं करते। किसी को मेरा चेहरा पसंद ना हो, मुझे किसी का चेहरा पसंद ना हो। इसी तरीके से लीडरशिप में भी होगा कि किसी को किसी की बात नागवार गुजरती हो। 22 अगस्त 2016 से पहले परचम किसी के पास था। 22 अगस्त 2016 के बाद जब चीजें चेंज हुई हैं, जब वहां से लाताल्लुकी हुई है और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा है, फारूक भाई थे कन्वीनर। फारूक भाई के बाद खालिद भाई कन्वीनर आ गए। तो इसी तरीके से खालिद भाई अपनी तकारीर में भी बहुत से बेशुमार तकारीर में कहा है कि जो वहां बैठे हैं वो यहाँ आ जाएंगे, जो यहाँ बैठे हैं वो वहां चले जाएंगे। 2018 के इलेक्शन हुए, पीटीआई को, इमरान खान को वोट दिए, एंटी वोट दिया, आप ये कहती है। आज हम देख रहे हैं जब उन पे पाबंदियां भी लगी, मामलात भी सही हुए, एमकेएम पाकिस्तान को एकदम से 22 सीटें मिल गई। क्या आवाम का वाकई परसेप्शन चेंज हो? जो फ्यूचर है क्या उसमें और कोई धड़े बनने वाले? नहीं, धड़े देखिए, धड़े तभी नहीं बनेंगे अगर धड़े बनने होते तो सब लोग खुले दिल के साथ मर्जर नहीं करते। अब खुले दिल के साथ जब मर्जर हो गया तो धड़े बनने की अब नौबत नहीं आई। एमक्यूएम ने ना वजारतें मांगी थी, ना गवर्नरशिप मांगी थी। कल बदल दें आप गवर्नर। जो बात मानने वाली है वो मान ली जाती है वफाक में। हाँ, जो मनवानी चाहिए वो मनवा देते हैं। नियत पे शक किया जा सकता है? देखिए, नियत पे तो मुकाबला खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है वो किसके साथ है? देखिए, खालिद मकबूल भाई चेयरमैन है, ये तो एक डिसाइडेड। अब इलेक्शंस के बाद कोई और कन्वीनर चेयरमैन बन जाए तो उस पे किसी को एतराज नहीं होगा, क्योंकि नाउ वी आर इन अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस एमक्यूएम के अंदर भी। एमकेएम पाकिस्तान की बात क्यों नहीं सुनी जाती? प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बड़ी डिमांड्स होते हैं, बहुत सारी बातचीत होती है कि हमने ये मांगा है, ये हुआ है, फिर सुना ये जाता है हमारे जो भी जर्नलिस्ट हल्के हैं कि कोई कॉल आती है और फिर आप लोग पीछे हट जाते हैं। 28वीं तरमीम में अगर कोई ऐसी कॉल आती है तो वो कॉल 28वीं तरमीम में 140A को शामिल करने की हो, ना कि उसको 29वीं तरमीम के अंदर ऐड होने। सर, सुनने में आ रहा है कि जो फैसले हो रहे हैं ये बंद कमरों में हो रहे हैं। क्योंकि मैं इनएक्टिव हूँ तो मैं इस बात को कह सकता हूँ कि मुझे इस चीज का अफसोस बिल्कुल है दिली तौर पे कि माजी में अभी कुछ दिनों पहले जो एक आध महीने में जो चीजें हुई वो नहीं होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, एमएम न्यूज पॉडकास्ट के साथ मैं हूं नौरीन शम्स। जब भी कभी कराची की बात होती है तो कराची से जितने भी सियासी जमातें जुड़ी हैं उनके हवाले से भी बात होती है। हम अगर बात करें देही इलाकों की या फिर अर्बन सिंध की, लेकिन सियासी पार्टियों में जब भी सिंध का नाम आता है तो एक दो ज्यादातर जितनी जमातें हैं उनका असर रसूख हमें बड़ा नजर आता है। उस असर रसूख में सबसे बड़ी पार्टी है एमकेएम पाकिस्तान, जिसको नाकाबिले तस्खीर समझा जाता रहा है गुज़िश्ता बरसों में। लेकिन आज हम देखते हैं क़यादत में कुछ कशमकश नजर आ रही है, गैर मौजूदगी नजर आ रही है और सबसे ज्यादा अवाम में जो मकबूलियत है उसकी भी कमी नजर आ रही है। इस पूरे मामलात में हम ये भी सुनते हैं कि तनाज़ात जो हैं बहुत बढ़ते जा रहे हैं। अब ये अंदरूनी कहानी क्या है, अंदर की क्या बातें हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं हमारे इस पॉडकास्ट में। और ये तमाम तर मालूमात हासिल करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बैरिस्टर हसन खान साहब। आपका ताल्लुक एमकेएम पाकिस्तान से है, आप उनके लीगल एड के रुकन भी हैं, लेकिन आप ही कहते हैं कि आजकल आप गैर फाल हैं। ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और आजकल मैं गैर फाल इसलिए हूँ क्योंकि कुछ अपने पर्सनल काम है, कोर्ट का थोड़ा वर्कलोड ज्यादा है। तो उस तरीके से जैसे मैं पिछले साल इलेक्शंस के दौरान एक्टिव था या इलेक्शन से पहले एक्टिव था, उतना इफेक्टिवली मैं अभी एमक्यूएम के केसेस से हटके जो मामलात हैं उनके अंदर मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ। लेकिन जो केसेस होते हैं वो जाहिर सी बात है हमारी प्रोफेशनल एथिक्स है, उसमें जहां तक हम होता है वो कंट्रीब्यूट अपना करते हैं। बट एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अभी तो 1 साल से मैं एक्टिव इतना नहीं। बहुत शुक्रिया हसन साहब, आपने हमें ये बता दिया रीजन कि गैर फाल होने का रीजन क्या है। वरना तो हम ये सोच रहे हैं कि आजकल जो एमकेएम पाकिस्तान की लीडरशिप है उसकी किसी ना किसी से नहीं बनती, इसलिए वो आजकल नजर नहीं आते या अपने काम नहीं करते। देखिए, ऐसी बात नहीं है। जाहिर सी बात है इंसान की पर्सनल हेट्रेसी भी रहती है किसी से, पर्सनल जेलसी या पर्सनल अपीलिंग भी होता है कोई ना कोई। तो हर पॉलिटिकल पार्टीज में ये होते हैं कि इख्तिलाफात भी रहते हैं। अब किसी को मेरा चेहरा पसंद ना हो, इस वजह से किसी को मुझे किसी का चेहरा पसंद ना हो,
इसी तरीके से लीडरशिप में भी होगा कि किसी को किसी की बात नागवार गुजरती हो या इख्तिलाफात हो पॉलिसी मेकिंग में, या वे ऑफ डिलीवरी जो है शहरी सिंध को, अगर मैं आपको स्पेसिफिक अगर मैं पर्टिकुलर शहरी सिंध की बात करूं तो पर्टिकुलरली शहरी सिंध की जितनी इफेक्टिवली काम होना चाहिए शायद उतना इफेक्टिवली काम नहीं हो रहा जिस तरह 2018, 2013 में, 8 में या 2002 के टेन्योर में हमने देखा, उतना इफेक्टिव एमक्यूएम काम या डिलीवर नहीं कर पा रही। इस वजह से शायद आप ऊपर की जो हमारी सेंट्रल लीडरशिप है उसके अंदर इसको लेकर एक तशवीश का भी इजहार होता है और आपस में डिसएग्रीमेंट्स इन्हीं इश्यूज के ऊपर के ओपिनियंस के अंदर डिसएग्रीमेंट्स आ जाते हैं कि इसको ऐसे नहीं ऐसे किया जाए। अच्छा, इख्तिलाफात तो पैदा हो रहे हैं ना, ठीक है, अब इख्तिलाफात क्या इस बेसिस पे पैदा हो रहे हैं कि भाई आप फला जगह पे इस तरह से फंक्शनल नजर नहीं आ रही लीडरशिप, ये वजह है, या फिर वाकई सिर्फ एक शख्सी, तो एक दूसरे से कोई नजरियाती लड़ाई है? देखिए, शख्सी लड़ाई तो तब आती ना जब हमारे जो चेयरमैन है खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, वो अगर बैनर्स पे अपनी पिक्चर्स लगा रहे होते या परचम पे उनका नाम होता, या परचम लगाने की तो इजाजत है ना आप लोगों को? परचम लगाने की तो इजाजत बिल्कुल है। और परचम देखें, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ और आज भी कहूंगा कि ये परचम एमक्यूएम के कारकुनान का परचम है, एमक्यूएम के शोहदाओं का परचम है और उस अवाम का परचम है जो अवाम पिछले 30 सालों से इस पार्टी को इलेक्ट करके अपने हकूक की जद्दोजहद के लिए और अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए भेजती रही है। तो परचम तो देखें, आज या अजल से अब तक कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो किसी अवाम को या किसी भी ऐसे नजरियाती कारकुन को रोके कि वो परचम ना लगाए। तो परचम तो हमारा है और हमारा ही रहेगा, आज नहीं तो कल दोबारा ये परचम सर बुलंद होगा। थामने वाले चेहरे शायद अलग हो जाएं, वक्त के साथ साथ लोग बदलते हैं। 22 अगस्त 2016 से पहले परचम किसी के पास था, 22 अगस्त 2016 के बाद जब चीजें चेंज हुई हैं, जब वहां से लाताल्लुकी हुई है और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा है, तो परचम और पार्टी यहाँ से चलने लगी, सारे मामला यहाँ से डील हुए। फिर फारूक भाई थे कन्वीनर, फारूक भाई के बाद खालिद भाई कन्वीनर आ गए। तो इसी तरीके से खालिद भाई अपनी तकारीर में भी बहुत से बेशुमार तकारीर में कहा है कि जो वहां बैठे हैं वो यहाँ आ जाएंगे, जो यहाँ बैठे हैं वो वहां चले जाएंगे। तो परचम लगाने की तो इजाजत लेने की भी जरूरत नहीं है, परचम हमारा है। परचम हमारा है, लेकिन अवाम परचम को उसी तरीके से एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही? कराची में परचम को एक्सेप्ट कर रही है, बट अनफॉर्चुनेटली जो काम करने चाहिए उस काम को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जितना इफेक्टिव, मैं कह रहा हूँ ना, जितनी प्रोएक्टिव अप्रोच हमें होनी चाहिए, तो एक्सेप्टेंस कहां से आएगी? देखिए, काम बहुत सारे उसके रीजंस हैं, उसके ऊपर एक अलग ये टॉपिक है डिबेट का। बट अगर पर्टिकुलर काम की बात करें कि काम नहीं हो रहे, तो आई एडमिट कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो नहीं हो रहे। जो इलेक्शंस में वादे किए गए थे, इलेक्शंस के बाद जो एक एग्रीमेंट हुआ था, जब हम लोग वन पॉइंट एजेंडे का जब वफाक के साथ शामिल हो रही थी एमक्यूएम, तो एक एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट को भी कहीं ना कहीं डिले टैक्टिक्स का शिकार करके बस उसको टाल मटोल की जा रही, जिसमें वन पॉइंट एजेंडा था आर्टिकल 140A की ट्रांसपेरेंट और बोनाफाइड इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन अफसोस के साथ आपके सामने है 26वीं आईनी तरमीम भी गुजर गई, 27वीं आईनी तरमीम भी गुजर गई और दोनों के अंदर आर्टिकल 140A को शामिल नहीं किया गया। अच्छा, हम तो वाकई इख्तिलाफात और एमक्यूएम के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन आपने बात अभी छेड़ी है 27वीं और जितनी भी तरमीम आई है, एमक्यूएम पाकिस्तान की बात क्यों नहीं सुनी जाती? प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बड़ी डिमांड्स होते हैं, बहुत सारी बातचीत होती है कि हमने ये मांगा है, ये हुआ है, फिर सुना ये जाता है हमारे जो भी जर्नलिस्ट हल्के हैं कि कोई कॉल आती है और फिर आप लोग पीछे हट जाते हैं। मेरे पास तो कभी कोई कॉल ऐसी आई नहीं है, तो अगर सीनियर लीडरशिप आप तो खैर फाल है ना फिर? हाँ, तो नहीं, फाल होने के लिए भी नहीं आई कभी कोई अच्छा। कॉल। जिनको आती है वो सुन लेते हैं फिर मेरे ख्याल से। वो देखें, अब उसका जवाब तो उनको इस अंदाज में बेहतर देना चाहिए कि वो कॉल, पर्पस ऑफ कॉल क्या है। अगर अच्छी चीज के लिए कॉल है, पॉलिटिकल पार्टीज की कॉल है, या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज के ऑपोजिशन और कोलिशन गवर्नमेंट में ब्रिजिंग का काम कर रहे हैं, उनकी तरफ से कॉल है, तो मेरा ये मानना है पर्सनली तौर पे कि जब 26वीं तरमीम के बाद 27वीं तरमीम आई थी और 27वीं तरमीम में सबसे ज्यादा एक्टिव होकर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी का एक रोल नजर आ रहा था तो वो एमक्यूएम थी, क्योंकि एमक्यूएम को ये कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि 27वीं तरमीम में पूरे पाकिस्तान के जो निचली सतह तक इख्तियारात जाने हैं वो जाएंगे। अच्छा, आपने उसका एक एग्जाम्पल पंजाब में देखा, जो
प्रपोज्ड रेजोल्यूशन कह लें या प्रपोज्ड अमेंडमेंट कह लें, वो प्रपोज अमेंडमेंट जो एमक्यूएम की थी वो वहां पर अभी कानून उसका बन गया है। आर्टिकल 140A को अब बकायदा उन्होंने प्रॉपर तरीके से डेवोल्यूशन ऑफ पावर जिसको कहते हैं, जिसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज भी होते हैं, और एक गवर्नमेंट का जो उनको एक दर्जे दी जाती है, दर्जा दिया जाता है, वो पंजाब में कर लिया। एमक्यूएम के साथ अब जाहिर सी बात है, आप ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक इंटरेस्ट के लिए आप जमहूरियत को डीरेल कर दें। तो जमहूरियत को भी बचाना जरूरी होता है बहुत जगहों पे, और अपनी बात को रखना भी बहुत जरूरी होता है। तो लेट्स सी कि 28वीं तरमीम में अगर कोई ऐसी कॉल आती है तो वो कॉल 28वीं तरमीम में 140A को शामिल करने की हो, ना कि उसको 29वीं तरमीम के अंदर ऐड ऑन करना। शर्जील मेमन साहब तो कहते हैं ऐसा तो कोई शिक में शामिल ही नहीं है, चीजें आपकी जो डिमांड्स थी। नहीं, देखिए शर्जील मेमन साहब या तो फिर हकाइक से वाकिफ नहीं है। बात ये, शर्जील मेमन साहब को ये सोचना चाहिए कि वो कब फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होके क्या बयान देते हैं। अब वो उनसे उज़्मा बुखारी साहिबा संभल नहीं रही हैं। उज़्मा बुखारी साहिबा रोज उन्होंने जो प्रेसर्स करके उनको, उनकी हुकूमत को, उनकी बैड गवर्नेंस को जिस तरीके से उन्होंने एक्सपोज किया है, और उनको ये चैलेंज दिया कि शर्जील भाई आप आए, मैं आपको पंजाब के अंदरूनी एरियाज घुमाती हूं, अगर कोई एक सड़क टूटी नजर आए तो आपकी जो सजा वो हमें कबूल। तो शर्जील मेमन साहब से ये आज मैं पूछूंगा कि क्या वो उज़्मा बुखारी साहिबा को ये चैलेंज करेंगे या उनको ये इनविटेशन देंगे कि वो सिंध के अंदर आए और ये थर के अंदर ले जाकर दिखाएं पानी का निजाम, ये लाड़काना के अंदर जाकर कोई मॉडल यूसी दिखाएं। तो ये तो देखें, एक ऐसी बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है जो चीज अच्छा अगर वो चीज शिक में शामिल नहीं थी, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि मीडिया ने न्यूज ब्रेक करी है कि एमक्यूएम की आर्टिकल 140A की तरमीम में शमूलियत कमेटी ने रद्द कर दी। भाई कमेटी में तो तब टेबल होगी ना जब वो चीज हिस्सा होगी। अगर वो चीज हिस्सा ही नहीं है तो जब वो पार्लियामानी कमेटी में, सेनेट की कायमा कमेटी में या नेशनल असेंबली की स्पेशल कमेटी में वो चीज गई, तो वो कैसे उसके ऊपर वोटिंग होके वो चीज रद्द हो जाएगी। ये बात तो सही है, इनका बयान ही, इनके बयान में ही खुद तजाद है। बैरिस्टर साहब मैं आपसे सवाल करूंगी, आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया उज़्मा बुखारी साहिबा का। उज़्मा बुखारी साहिबा को पंजाब से उनको ये आईना दिखाना पड़ता है, एमक्यूएम पाकिस्तान क्यों नहीं दिखाती? एमक्यूएम पाकिस्तान ने बहुत दफा आईने दिखाए हैं, लेकिन आपने बड़े शहरों की बात की, दादू आप कराची के शहर का दिखा दें हाल। कराची में आपके सामने हाल है, और कराची में देखें एमक्यूएम तो शुरू से कह रही है, और अब शायद पिछले 1 साल या 6 महीने से एमक्यूएम उस इफेक्टिवनेस के साथ नहीं कह रही, एडमिट करूंगा मैं बात को। और उसकी वजह यह है 2018 से 23 तक एमक्यूएम रोडों पर भी थी, एमक्यूएम हर जगह पर थी। एमक्यूएम ये चाह रही है कि हम किसी तरीके से एजिटेशन में जाए बगैर, किसी क्लैश में जाए बगैर, किसी ऑपोजिशन ऐसी जो एक्सट्रीम पर हो जाए जिसके अंदर ऐसा मामला ना हो कि जिससे कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब हो, उसमें जाए बगैर हम प्यार मोहब्बत अफामो तफहीम, जिसको जरदारी साहब कहते हैं जमहूरियत का हुस्न, उस हुस्न के मुताबिक जो है वो मामला तय कर लें। अगर नहीं होगा तो सड़कें भी अपनी हैं, इलाके भी अपने हैं, शहर भी अपना है। तो आप मानेंगे कि आप फ्रेंडली ओपोजिशन है? अभी जो चल रही है, देखें इस बात पे कोलिशन पार्टनर है? कोलिशन नहीं, वफाक में तो है? वफाक में कोलिशन पार्टनर हैं। सिंध में आप फिर जो है सिंध में ऑपोजिशन क्राइम पार्टनर मानेंगे अपने आप को? क्राइम तो देखें जो हो रहे हैं स्ट्रीट क्राइम्स नहीं, क्राइम पार्टनर जो कराची के साथ हो रहा है, अर्बन सिंध के साथ हो रहा है, इसके अंदर जो चीजें हैं वो अगर ऐसी कुछ चीजें होती तो मीडिया के ऊपर आना शुरू हो जाती। ऑपोजिशन हो रही है, बट मैं ये कहूंगा कि उस तरीके से एमक्यूएम कहीं ना कहीं नाकाम नजर आ रही है। एक एमक्यूएम का ये फेलियर नजर आ रहा है सिंध असेंबली में कि जिस तरीके से डंपर के इशू को उनको उठाना चाहिए था वो नहीं उठाया, जिस तरीके से उनको स्ट्रीट क्राइम्स के इश्यूज को उठाना चाहिए था नहीं उठाया, जिस तरीके से जो इब्राहिम की मौत का मामला था उसको उठाना चाहिए था नहीं उठाया। कोई स्टेटमेंट भी नहीं आई सर, सिर्फ फारूक सत्तार गए, रात गए वक्त, और फिर वहां से आपने देखा जो एंगर था वो बजा था लोगों का, लावा फटा था। अब इसके अंदर सेंट्रल लीडरशिप को चाहिए, और अब हम तो एक्टिव नहीं है, फाल नहीं है, लेकिन सेंट्रल लीडरशिप से ये आपके पॉडकास्ट के थ्रू भी रिक्वेस्ट की जा सकती है कि भाई अपोजिशन लीडर को बुला के, पार्लियामेंट्री लीडर को बुला के, जो भी पार्लियामेंट्री हमारे लीडर हैं उनको बुला के, एमपीएस का इजलास बुला के उनको एक लाइन और लेंथ कम से कम बताई जाए कि लॉ मेकिंग अलग मामला है, उसमें तो आप उनके आगे आए, एक हिंड्रेंस क्रिएट करें, बट ये जो
पब्लिक एट लार्ज के इश्यूज हैं, जो पब्लिक के इश्यूज हैं, इसके ऊपर रूल्स एंड प्रोसीजर्स इन असेंबली के मौजूद हैं, जिसके तहत ऑपोजिशन लीडर बात कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें देखिए चक्कर ये है, ऑपोजिशन लीडर हो गए पूरे सिंध के, वो एक हो गया है, आप कह लें सूबाई होदा। इसमें मेन किरदार जो है वो पार्लिमानी लीडर का होता है। वो अपने एमपीएस को किस तरीके से चीजें फीड करते हैं और किस तरीके से उनको कहते हैं कि असेंबली के अंदर यू हैव टू बी एक्टिव और हर तरीके की आपको ऑपोजिशन करनी है, चाहे सेशन चलने दिया जाए, वॉकआउट किया जाए, लेकिन वो चीज नजर नहीं आ रही। दैट्स अ ग्रेट पॉइंट। आपने अभी जैसे हम बात कर रहे थे, एमएनए हैं फारूक सत्तार साहब, वो भी पार्लियामान में एक अच्छी अपनी एक अहमियत रखते हैं, पार्लियामानी लीडर हैं माशाल्लाह से। एग्जैक्टली। सो अब ये कोदा भी आपको मिला हुआ है, आपकी वहां तक एक्सेस है, इस्लामाबाद वालों के साथ आप बैठते उठते हैं, प्लस फिर आपने अभी ओपोजिशन लीडर की बात की, खुर्शीदी साहब जो है बहुत ही एक्टिव नजर आते हैं, बयानबाजी में तो बहुत, हमने भी उनको कई दफा दावत दी, कोशिश की कि वो हमारे साथ भी बात करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो सियासत अवाम के मफाद, अवाम के इश्यूज के लिए होती है, वो उन गलियों में भी नजर नहीं आ रही, ना पार्लियामान में नजर आ रही है। तो वजह क्या है? क्या आपकी क़यादत में कोई इश्यूज हैं? क्या तनाज़े हैं? कोई बहादुराबाद में जो हो रहा है वहां पे लोग अलग अलग क्यों बैठते हैं? बहादुराबाद तो मरकज एक ही है, अब जाहिर सी बात है कुछ लोग इस्लामाबाद होते हैं तो वो उस वक्त नहीं बैठते, लेकिन सर जो कराची आते हैं वो भी साथ नहीं बैठते। हर किसी के शोबे हैं, या तो आप ये कह लें कि शायद बहादुराबाद का हमारा जाहिर सी बात है मुतवस्सित तबके की पार्टी है, तो इतना बड़ा ऑफिस नहीं है कि जिसके बड़े बड़े कमरे हों और सब एक जगह पर समा जाए, तो कुछ लोग ड्राइंग रूम में मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ जिन्होंने इस मुतवस्सित तबके ने उनको लीडर बनाया। हाँ। एक वक्त था, बड़ा गोल्डन पीरियड था, मानता हूँ बिल्कुल, और दुनिया में उनको आज वो वजीर हैं एक, लेकिन क्या बहादुराबाद की गली तक का रुख नहीं करते? नहीं, लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उन्होंने करी थी, आपको याद होगा। हाँ, मैंने बिल्कुल याद है, तो करी थी उन्होंने या करवाई गई थी? नहीं, वो तो जाहिर सी बात है, उनको कहा भी था पार्टी ने, और पार्टी के साथ साथ उनके एमएनएज ने भी कहा था कि आप जिस तरह अपने एक बोल्ड अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं करें, बट उसमें फिर उन्होंने एक पूरा मंजर खींचा था कि हमने बीच लग्जरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, ये किया वो किया, उन्होंने पूरा एक मंजर खींचा था। लेकिन उस पूरे ग्रुप में वो लोग नहीं थे जो एक फला ग्रुप के साथ बताए जाते हैं। देखें, आप जिस ग्रुप की तरफ आप इशारा कर रही हैं, तो अगर नाम लेके करेंगी तो फिर मैं थोड़ा उसको हाँ, मैं बिल्कुल करूंगी। आपकी क़यादत के हेड हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की मैं बात कर रही हूँ, और मुस्तफा कमाल जब भी बैठते हैं तो उनके साथ उनके उस कैंप में वो लोग नजर नहीं आते, वो चेहरे नजर नहीं आते। खालिद मकबूल भाई जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो मुस्तफा कमाल भी बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में बैठे, तो कभी कभी ये हो जाता है क्योंकि दोनों 2024 में जब बायकॉट करने थे ना बल्दियाती इलेक्शन, तभी देखा था मैंने साथ में। नहीं, उसके बाद भी हुई है बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तारीखी वही थी शायद, तारीखी वही थी क्योंकि नया नया मर्जर हुआ था, मैं एग्री करता हूँ। उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, अभी खालिद भाई जिस दिन ये आपने इवेंट जिस दिन का बताया, उस दिन खालिद भाई इस्लामाबाद थे, तो खालिद भाई उसके बाद आए हैं, तो अब जाहिर सी पार्टी में एक टॉप लीडरशिप जो है उनकी हायरार्कीज होती हैं कि फ्रंट लाइन के ऊपर जब आपको कोई ऐसी बात करनी हो तो ये टीम बना दी जाती है कि वो बात की जाएगी। एक पार्लियामानी प्रोसीजर है, शुरू से रहा है एमक्यूएम में, कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर डिवाइड किया जाता है कि इन टॉपिक्स को ये वाले कवर कर देंगे एमएनएज एमपीएस, और ये टॉपिक को ये, तो अगर खालिद मकबूल भाई से इख्तिलाफात होते तो फिर शायद फैसल सब्जवारी भाई भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठते, लेकिन आपने देखा वो दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। फुरकान अतीब जो सीओसी इंचार्ज है वो भी नहीं होते, बट लेकिन वो भी दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसों के अंदर थे। फैसल सब्जवारी का जिक्र आपने किया, और अभी हम मुस्तफा कमाल की बात कर रहे हैं, हम डायरेक्ट नाम लेते हैं। जी जी, दोनों ना इस वक्त बड़े करीब हैं इस वक्त फेडरल से, बिल्कुल, और इस्लामाबाद में जो लोग बैठते उठते हैं तो मुझे लगता है वो बड़े हमख्याल भी हो जाते हैं। शहर से अगर दूर रहते हैं तो शहर के दुख उनको इतने याद रहते हैं, मसले मसाइल याद रहते हैं। आप बड़े करीब हैं, बताएं जरा। देखें, शहर के मसलों के ऊपर बात हो रही है, और वो करीब देखें आज से नहीं है, वो 2008 के पीरियड से मुस्तफा कमाल भाई और फैसल सब्जवारी भाई आपस में एक तो यंग ब्लड हैं, और कहीं ना कहीं शायद शार्प और स्पार्क माइंडसेट हो दोनों का, तो इस वजह से भी मिलते हैं। और देखें, एमक्यूएम कोई पहली दफा तो ऐवान में या वफाक में गई नहीं है, एमक्यूएम पहली दफा इस्लामाबाद में गई नहीं है। एमक्यूएम 30 सालों से, सिंस 88 टिल टुडे, एमक्यूएम पिछले 35-38 सालों से एमक्यूएम के वोट से गई है, इलेक्टोरल वोट्स के, आवाम के वोट से गई है, एमक्यूएम के वोट से नहीं गई, आवाम के वोट से। वही मैं मतलब, आवाम में एमक्यूएम की जो मकबूलियत है आप एक्सेप्ट करेंगे, आवाम की मकबूलियत से गई है। देखें, फिलहाल तो जो इलेक्शंस हैं उस इलेक्शंस के मुताबिक तो एमक्यूएम शहर की जो है वो पहली बड़ी जमात कराची 2018 के इलेक्शन हुए, अवाम ने, कराची ने खुसूसी तौर पर पीटीआई को, इमरान खान को, उन्होंने आपके उसमें
उनको वोट दिए, एंटी वोट दिया, आप ये कहती है। मैं ये कह रही हूँ। आज हम देख रहे हैं जब उन पे पाबंदियां भी लगी, मामलात भी सही हुए, एमक्यूएम पाकिस्तान को एकदम से 22 सीटें मिल गई। क्या आवाम का वाकई परसेप्शन चेंज हो गया? देखिए, आवाम बहुत सारी चीजों को देख रही थी और बहुत सारे ऐसे मामलात थे जिसके अंदर आवाम ने देखा। अच्छा, 18 की मैं बात करूं, 18 में एमक्यूएम बहुत जगहों पे सरजानी की सीट ले लें आप, फेडरल बेरिया की सीट उठा लें, जो एनए की सीट थी वहां पे 60-60 हजार की लीड से एमक्यूएम जीत रही। कुछ इलाके जो थे, हाँ, एमक्यूएम के मुतादिद कैंडिडेट्स के 3-3 दिन तक रिजल्ट्स नहीं दिए गए थे। ठीक है, 2024 के अंदर एमक्यूएम, क्योंकि एमक्यूएम ने सबसे बड़ा एक कारनामा ये किया था कि एमक्यूएम ने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से जो 72-71 लाख लोग थे जिनको वो, आप ये कह लें कि उनकी क्लिनजिंग हो रही थी, सेंसस में क्लिनजिंग हो रही थी, तो उस क्लिनजिंग को बचाते हुए उनको रेस्टोर करवाया, उनको बाजियाब करवाया। तो उस वजह से भी एमक्यूएम की तरफ अट्रैक्शन थी। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि पीटीआई को वोट नहीं पड़ा, अगर जेन्युइन उस पे बात करनी है, क्योंकि मैं जाहिर सी बात है जो बात अभी कर रहा हूं वो एज अ पर्सनल कैपेसिटी में कर रहा हूं, ठीक है, पार्टी मौक़िफ़ नहीं है। बिल्कुल, तो उसमें जाहिर सी बात है जब आप एक जमहूरियत के, आप डेमोक्रेटिक रूल के अंदर डेमोक्रेटिक प्रोसेस में होते हो तो बहुत सी जमातों को भी वोट पड़ते हैं। तो पीटीआई को एक अच्छा हैवी मैंडेट वोट ना कि सिर्फ कराची से, पूरे पाकिस्तान से उनको पड़ा है। बट अल्टीमेटली आपकी तवज्जो भी चाहूंगा इस जवाब पर कि अल्टीमेटली तो अभी जो नुमाइंदा जमात है वो अल्टीमेटली। अच्छा, ये जो राब्ता कमेटी है वो बड़ा आपका फैसला साज इदारा है, तो जो सीनियर रहनुमाएं जो हैं इसके, उनमें और यूनिट सेक्टर के जो कारकुनान हैं, हम ये देख रहे हैं कि वो भी थोड़ा सा क़यादत पर अदम एतमाद पैदा कर रहे हैं। क्या ऐसा है? क़यादत पे अदम एतमाद तो नहीं कहेंगे, मायूसी है। अच्छा, वर्कर्स घर भी बैठ रहे हैं और वर्कर्स कंफ्यूज होके घर बैठ रहे हैं, क्योंकि देखें जमात से तो अदम एतमाद नहीं हो सकता ना। अब जाहिर सी बात है, जब आदत सही है ना, हाँ, जब आपका एक अलहदगी का प्रोसेस हो गया था आज से 9 साल कबल, 22 अगस्त 2016 के बाद, तो उससे शख्सियत परस्ती खत्म हो गई थी। 23 अगस्त 2016 को जब नया सूरज तुलू हुआ था और अब जब एक कराची प्रेस क्लब पे कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें ये चीज डिसाइड हो गई थी कि हमें अब शख्सियत परस्ती की सियासत नहीं करनी, हमें तंजीम परस्ती की सियासत करनी है। तो आज भी कारकुन एमक्यूएम का नाराज जरूर होगा और मैं तो आपको बल्कि दावत दूंगा कि आप माइक लेके कुछ ऐसे एरियाज में जहां एमक्यूएम के कारकुनान से आप इंटरव्यू करें। बहुत से सवालात के जवाब मैं खुल के ना दे पाऊं, लेकिन एमक्यूएम का कारकुन जो बाशऊर है, पढ़ा लिखा है, वो देगा। एमक्यूएम के कारकुनान अदम एतमाद की तरफ नहीं है, लेकिन मायूसी की तरफ कहीं ना कहीं है, क्योंकि वो कंफ्यूजन का शिकार रहे हैं। यूनिट सेक्टर जो है वो आपको पता है, जो टाउन्स और यूसीज हो गए, वो अवामी राब्ता, जो अवामी राब्ता मुहिम होती है, लोगों से राब्ते करना, वो हमारा फोरम है। राब्ता कमेटी हमारा डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग फोरम है, जहां पर फैसले होते हैं, जहां पे थिंक टैंक्स जो हैं वो अपने फैसले सियासी मामलात पे भी किए जाते हैं, तंजीमी मामलात पे भी मशावरत और फैसले दोनों होते हैं। तो ये इनके अंदर सुनने में आ रहा है कि जो फैसले हो रहे हैं ये बंद कमरों में हो रहे हैं। देखें, बंद, अब बहुत सारी चीजें हैं, जाहिर सी बात है, मीडिया के ऊपर भी बहुत सारी चीजें आई और मुझे अफसोस है इस चीज का, क्योंकि मैं इनएक्टिव हूं, तो मैं इस बात को कह सकता हूं कि मुझे इस चीज का अफसोस बिल्कुल है दिली तौर पे कि माजी में अभी कुछ दिनों पहले जो 1-8 महीने में जो चीजें हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। जैसे कि एक फेडरल बेरिया में मेरे ख्याल में एक जो एहतजाजी इजलास हुआ था वो हुआ, फिर उसके बाद मुख्तलिफ न्यूज़ेस आना शुरू हुई, लड़ाई झगड़े हुए पार्टी की हाई अप्स की तरफ से कि हाई अप्स कभी विजिट पे कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो वो उसने अवाम में और कारकुनान में और मायूसी की लहर की। तो ये गलत अमल था, ये नहीं होना चाहिए था और उसकी वजह से लोग हैं बिल्कुल मायूस हैं। और अगर बंद कमरों में ऐसे कोई फैसले हो रहे हैं, मेरी नॉलेज में तो नहीं है क्योंकि मैं फैसला साजों में नहीं हूं, तो अगर वो बंद कमरों में फैसले हो रहे हैं तो उसके अंदर जाहिर सी बात एक निगरान कमेटी बनी हुई है, 7-8 लोगों पे मबनी निगरान कमेटी है। उसमें जो सारे हैं एक्यूमुलेटेड, अनीस कैम खानी भाई हो, मुस्तफा कमाल भाई हो, फारूक भाई हो, खालिद भाई, जितने लोग हैं वो सब उस कमेटी का पार्ट हैं। तो बेहतर अंदाज यही होता कि अगर तमाम मामलात, तमाम चीजें एक जगह पर बैठ के बगैर मीडिया पे आए हल होती तो उसके अंदर आवाम को और कारकुनान को मायूसी नहीं होती। जो
अगला सवाल करते हैं कि एमक्यूएम की तारीख जो है ना भरी पड़ी है टूट फूट के शिकार से ना। हमने देखा है कई तंजीमें बनी, एमक्यूएम हकीकी बन जाती है, फिर उसके बाद धड़ेबाजी होती है, लोग अलग हो जाते हैं। और मौजूदा कश्मकश में 2016 की बात करें तो अब एमक्यूएम लंदन भी नजर आती है और फिर एमक्यूएम पाकिस्तान नजर आती है। अवाम किस तरफ देख रही है और अब बामुकाबला खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है वो किसके साथ है? देखिए, खालिद मकबूल भाई चेयरमैन है, ये तो एक डिसाइडेड है। इस पे जो ये तो ऑन पेपर है ना। हाँ, जो हमारे फेडरल के हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने भी कह दिया था कि भाई खालिद मकबूल वी एक्सेप्ट हिम होल हार्टेडली एज अ चेयरमैन ऑफ एमक्यूएम पाकिस्तान, करंट एमक्यूएम पाकिस्तान। अब इलेक्शंस के बाद कोई और कन्वीनर चेयरमैन बन जाए तो उस पे किसी को एतराज नहीं होगा, क्योंकि नाउ वी आर इन अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। एमक्यूएम के अंदर भी अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस के अंदर भी कहीं ना कहीं हैं और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भी हैं। जहां तक रही खालिद मकबूल बामुकाबला, तो खालिद मकबूल बामुकाबला अदर पार्टीज हो सकते हैं, लेकिन खालिद मकबूल साहब तो खुद चेयरमैन है, तो उनका मुकाबला किससे होगा? अवाम जो है, अवाम पसंद करती है एमक्यूएम को। आपने कहा ना टूट फूट का शिकार रही, अल्टीमेटली ये देखा जाता है कि अट्रैक्शन और किसी के लिए क्रेजीनेस वो किसके लिए, तो माजी में आपने देखा 92 में भी एक पार्टी बनी, 2016 के अंदर भी एक जमात बनी जो फिर मर्ज हो गई। तो उसके साथ साथ उससे पहले मेरे ख्याल में एपीएमएसओ के बाद एमआईटी भी बनी, महाजर इत्तेहाद तहरीक जो बनी थी, बहुत सारी जमातें बनी। तो सब अलग अलग हो गए, सब अलग अलग हुए, बट सबने देखा कि मेरा यही था असल में, जो फ्यूचर है क्या उसमें और कोई धड़े बनने वाले? नहीं, धड़े देखिए, धड़े तभी नहीं बनेंगे अगर धड़े बनने होते तो सब लोग खुले दिल के साथ मर्जर नहीं करते। अब खुले दिल के साथ जब मर्जर हो गया तो धड़े बनने की अब नौबत नहीं आएगी। अब डिवोर्स तो हो सकती है, वो मरहला नहीं आया है। चंद जो पार्टी के हमारे लोग हैं वो आपस में बैठ के, जो बड़े जिनको कह लें, वो बैठ के आपस में चीजों को कर लेते हैं आपस में। सही। इसको यहाँ तक रहने दिया जाए तो इसको यहीं तक रहने देंगे। और आप सही कह रहे हैं, लोगों को इत्तेहाद होना चाहिए, मिलके जाना चाहिए। हकीकी इत्तेहाद में लेकिन नाकाम रहे आप लोग। हकीकी का तो देखिए नैरेटिव ही अलग है ना। हकीकी इज नॉट इंटरेस्टेड टू डू दी नेशनल पॉलिटिक्स। हकीकी आज भी, लेकिन आज भी उन्होंने डंपर के बारे में जो आवाज कराची की पार्टी की आनी चाहिए थी, कराची वालों को जो परेशानियां लाहक हैं, वो आप हकीकी की तरफ से आ रही है, उनके लीडर की तरफ से। वो एक अच्छा स्टैंड था उनका, और उस पे एमक्यूएम ने भी, जब उनकी गिरफ्तारी आफाक अहमद साहब की हुई थी तो एमक्यूएम ने भी उसको कंडेम किया था। एमक्यूएम ने अपनी कंडेमनेशन भी निकाली थी उसके ऊपर। और मेरे ख्याल में वो एक ऐसा वक्त था जिसमें किसी जमात को सियासत नहीं करनी थी, क्योंकि वो शहर की बात थी। तो जहां पर जाहिर सी बात है, एज अ बैरिस्टर, एज अ लीगल जो है स्टूडेंट ऑफ लॉ, तो मैं ये उनको अप्रिशिएट भी करूंगा पर इनफरादी तौर पे, कि जो शहर के मामले के ऊपर उन्होंने आवाज उठाई थी और उस आवाज के साथ फिर लोगों की आवाज जुड़ी, तो वो एक बहुत अच्छा अमल था। उसमें पार्टी ने भी उनकी गिरफ्तारी की कंडेमनेशन करी थी और उनके साथ हर जगह पे प्रॉपर सपोर्ट देने की यकीन दहानी कराई थी। जहां तक ये मामला रह जाता है कि आफाक अहमद साहब को या एमक्यूएम हकीकी को नाकामी रही मर्जर के अंदर उनका हिस्सा मिलने से, तो देखें ये नेशनल पॉलिटिक्स, वो लसानी पॉलिटिक्स, वो जाहिर सी बात है, वो कहते हैं भाई मैं महाजिरों की जमात हूँ, महाजिर कौमी मूवमेंट मेरी जमात का नाम है, और ये सब नेशनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मैं नेशनल पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता। तो जाहिर सी बात है उसके अंदर तो बंदा फिर अनफिट कह लें या मिसफिट कह लें, वो तो ऑब्वियस है रहेगा। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज होती, तो जब मर्जर का प्रोसेस चल रहा था तो उस टाइम पे कन्वीनर जो हमारे खालिद मकबूल भाई थे, तो वो सबके घरों पर गए थे, सबसे मुलाकातें हुई, सबकी आपस में मीटिंग्स हुई। जिनको खुले दिल के साथ आना था वो आए, इसी एमक्यूएम का हिस्सा हैं और इसी एमक्यूएम में रहकर काम कर रहे हैं। आपने देखा कि माजी में इख्तिलाफात थे, लेकिन आज उसी एमक्यूएम के अंदर वो एमएनए भी बने, एमपी भी बने, मिनिस्टर्स भी बने। तो उनको दिल खुले दिल फिर बंद होने की खबरें आ रही? नहीं, खुले दिल के साथ ही एमएनए एमपी बने, क्योंकि एमक्यूएम में ही रहेंगे तो जाहिर सी बात है, मैं हूं या कोई भी हो, हाँ, दिल भले बंद रहे लेकिन पार्टी को रिप्रेजेंट करते रहे। पार्टी को रिप्रेजेंट, एमक्यूएम में रहेंगे तो काउंसलर रहेंगे, एमएनए भी रहेंगे, वजीर सेहत भी रहेंगे, वजीर एजुकेशन भी रहेंगे, वजीर सेहत भी रहेंगे, अपोजिशन लीडर भी रहेंगे, सेनेटर भी रहेंगे। एमक्यूएम में अगर कोई ये सोचता है कि वो एमक्यूएम से बड़ा हो गया है या एमक्यूएम से हट गया है, तो जाहिर सी बात है फिर पार्टी का एक आइडियोलॉजी है, पार्टी का एक सिस्टम है। इनफरादी तौर पे तो इंसान कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखें मुस्तफा कमाल भाई को भी ये चीज मालूम है, और पूरी उनके साथ जितने लोग आए थे उस वक्त मर्जर में, सबको ये चीज पता है कि 2010 तक का जो पीरियड था
तो ही वॉज अ मेयर ऑफ एमक्यूम ना, वो एमक्यूम के रिप्रेजेंटेटिव थे, एमक्यूम के 14 वुजरा थे, एमक्यूम के गवर्नर, लॉन्गेस्ट सर्विंग उस टाइम के गवर्नर हमारे मौजूद थे, वफाक में एमक्यूम की नुमाइंदगी थी, डायरेक्ट केएमसी के अकाउंट में वफाक से पैसे आते थे, जो 300 अरब रुपए आए वो डायरेक्ट वफाक के अकाउंट में आते थे। फिर एक कमेटी बनी हुई थी जिसमें मुशर्रफ साहब के कुछ लोग थे, यहाँ से सूबे से कुछ लोग थे जो इन तमाम चीजों को मॉनिटर करते थे। तो उन्होंने देखा कि एमक्यूम के ही मेयर ने काम किया, और अगर कोई भी शख्स इनफरादी तौर पे काम करता तो इतना इफेक्टिवली काम नहीं कर सकता था। तो पार्टी में रहेंगे, हर शख्स पार्टी में रहेगा तो ही जाहिर सी बात है हर चीज उसकी जो फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पीपल है वो आवाज उठा सके। अच्छा, हमने कई लोगों के नाम भी लिए, कई लोगों की वजारतें भी डिस्कस कर ली। सबसे अहम इस वक्त जो कराची का मसला है वो कामरान टिसोरी के तौर पे भी नजर आ रहा है। क्या गवर्नर बदल रहा है? आप लोगों के हालात और उनके जो दरमियान इख्तलाफात की खबरें आती हैं, क्या वो उस पर थोड़ा सा बताएंगे? क्या ये टेस्ट केस था? आने वाले दिनों में क्या आपके पास खबरें हैं? देखें, बात ये है, एमक्यूम ने ना वजारतें मांगी थी ना गवर्नरशिप मांगी थी, ठीक है, कल बदल दें आप गवर्नर, लेकिन फिर ये वादा करे वफाक की गवर्नर फिर इफेक्टिव गवर्नर लाएंगे। गवर्नर वो लाएगा जो आईटी के प्रोग्राम्स को भी चलाए, गवर्नर फिर वो आएगा जो राशन कार्ड को भी चलाए, गवर्नर वो आएगा फिर जो हेल्थ कार्ड को भी चलाए, जो गवर्नर हाउस की दीवारें जैसे आज खुली हुई हैं, दरवाजे खोल दिए, जहां अफ्तार भी होती है, मेहंदी भी लगती है, चूड़ियों की तकसीम भी होती है, हर सकाफती दिन भी मनाया जाता है। अगर ऐसा गवर्नर आएगा तो देखें पब्लिक कबूल करेगी, अगर ऐसा गवर्नर नहीं होगा तो पब्लिक कैसे कबूल करेगी? पब्लिक परसेप्शन में तो टिसोरी साहब का कहा जाता है कि ये तो बस कॉन्सर्ट में नजर आते हैं, कभी कोई तकरीब करनी होती है तो गवर्नर हाउस में लग जाती हैं लाइटें, पकोड़े खा रहे होते हैं कभी। नहीं, कॉन्सर्ट एक बड़ा अच्छा अमल है, और अगर किसी अवाम को, हमारे लोगों को 50-50, 25-25 हजार के पास खरीदे बगैर फ्री में आतिफ असलम को कॉन्सर्ट देखने को मिल रहा है या राहत फतेह अली खान का, तो किसी को तकलीफ क्यों है? सही भाई, आप भी चाहेंगी, मैं तो बिल्कुल चाहेंगे, सकाफत हो, कल्चर हो, आप अगले कॉन्सर्ट में आप भी गवर्नर हाउस में आए और आपको उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा। इनसे बड़ा इम्प्रेस है आपका जब फुल वोट बैंक था, एक पार्टी सपोर्ट हासिल था अवाम का, आपका गवर्नर इशरत लिबात था, तब क्यों नहीं खुले थे गवर्नर हाउस के गेट? नहीं, तब भी खुले हुए थे। गवर्नर देखें, इशरत लिबात वाज एन एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नर। इशरत लिबात के पास जो इख्तियारात थे ना, वो आफ्टर 18th अमेंडमेंट आप कह लें, जब आइन में से सदर के इख्तियारात को भी महदूद कर दिया गया और गवर्नर को भी सेरेमोनियल, तो इशरत लिबात और कामरान टिसोरी को वो है कि यू आर मैचिंग बनानास विद द ऑरेंजेस, वो वाली चीज है ना। इशरत लिबात 14 साल गवर्नर रहे हैं, जिसमें से 5 से 10 साल का जो उनका पीरियड है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पीरियड था, जिसके अंदर होलसेल इख्तियार था। गवर्नर साहब के पास, जो अभी करंट गवर्नर साहब हैं कामरान टिसोरी साहब, उनके पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है। आप मुझे बताएं गवर्नर के पास क्या इख्तियार होता है? गवर्नर सिर्फ एक सेरेमोनियल पोस्ट है, लेकिन बियॉन्ड जाकर और अवाम की तवक्कुआत से आगे बढ़कर जिस तरीके से उन्होंने बेल फॉर होप बेल लगाई वहां पर, जो उन्होंने वहां पर जो उम्मीद की जो एक बेल है वो वहां पर उन्होंने लगाई, फिर लोग आए दिन आके अपने मसले बताते हैं। अभी शायद चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी भी उन्होंने एक फोरम भी कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है, फिर अपनी एक हेल्पलाइन भी निकाल दी है। उसके साथ साथ ये जो वेलफेयर के काम है वो सारे वेलफेयर के काम हो रहे हैं। तो एज एन गवर्नर, मैं भी एमक्यूएम की बात नहीं करूंगा, एज एन गवर्नर तो उन्होंने जो काम किया है वो काम तो मेरे ख्याल में पिछले माजी के जुबैर साहब आए, इमरान इस्माइल साहब आए, वो जो काम इमरान इस्माइल साहब के हिस्से के थे वो कामरान टिसोरी साहब ने करे। तो देखें, अगर हटाना है, खबरें देखें तरदीद हुई है, गवर्नर हाउस से भी तरदीद हुई है। अच्छा, वो आपके और इनके पार्टी के मामलात कैसे हैं टिसोरी साहब के? देखिए, फिलहाल तो अच्छे हैं, फिलहाल अच्छे हैं, फिलहाल अच्छे हैं। माजी में कैसे थे? माजी के अंदर तल्ख एक्सपीरियंस था आपके सामने कि तंजीमी पॉलिसियां जब हुई थी तो इनको शुकाज भी किया गया था, जिसके चक्कर में फारूक भाई और इनके 5 फरवरी को इख्तिलाफात थे। वो पूरी कौम, पूरी दुनिया जानती है, तो वो अभी मैं आपसे छुपाऊंगा तो कोई इतना बड़ा कोई तीर तो नहीं मारूंगा। तो सबको पता है कि माजी में कामरान टिसोरी साहब को डिप्टी कन्वीनर से भी हटाया गया था, फारूक भाई को भी पार्टी से इख्तिलाफात हुए तो फारूक भाई को भी दूर करना पड़ा था, सारी चीजें थी। बट जब एक रिपार्टीशन कहने पे हुई थी या
ऐसे इख्तिलाफात खत्म कर लिए नहीं, फारूक सत्तार साहब से। नहीं, आपने देखा फारूक भाई तो भी मर्जर के प्रोसेस में आए ना, फारूक भाई को अलग से तो नहीं आए। और फारूक भाई तो हर दफा कहते भी थे कि भाई मैं एमक्यूएम से हट के कहीं नहीं जाऊंगा ना। तो फारूक भाई भी एक मर्जर के प्रोसेस में आए हैं। कामरान टिसोरी भाई की जहां तक बात है तो गवर्नर साहब ने गवर्नर का ओहदा उठाने से पहले वो भादराबाद मरकज पे तशरीफ लाए। उस टाइम पे डिप्टी कन्वीनर वसीम अख्तर थे। खालिद मकबूल भाई से उनकी मुलाकात हुई है, वो अपने ओहदे पर बहाल हुए हैं। पहले कामरान टिसोरी साहब अपने ओहदे पर पहले बहाल हुए हैं 2022 के क्लियरेंस पहले वहां से मिली उनको? एंड में, अक्टूबर में पार्टी ने उनको उनके ओहदे पर बहाल किया। फिर पार्टी ने इनका नाम लिखकर आगे भेजा। 2 से 3 नाम भेजे थे, जिसमें नसरीन जलील साहिबा का नाम भी था, आमिर खान साहब का नाम भी था, तीसरा नाम इनका था। अब उसमें से जाहिर सी बात है जब स्क्रूटनी पार्टी ने भी करी तो बेहतर अंदाज इनका नजर आया तो पार्टी ने फिर इनको फाइनल कर दिया। मतलब आपकी बात मान ली जाती है, जो बात मानने वाली है वो मान ली जाती है वफाक में। हाँ, जो मनवानी चाहिए वो मनवा देते हैं और जो खुद नहीं मनवाना चाहे फिर नहीं, हर बात भी नहीं मानी जाती। अच्छा, हाँ, इसके अंदर देखें बात ये है कि नियत पे शक किया जा सकता है। देखें नियत पे वजारतें मिल जाती हैं, चेक, गवर्नर मिल जाता है चेक। नहीं कराची के लिए बजट, कराची की सड़कों के लिए अभी नहीं मिल पाता, बजट आपके लोकल बॉडी नहीं मिल पाता। लोकल बॉडीज तो देखिए सूबे का काम है ना देना। लोकल बॉडीज का आर्टिकल 140A की जब सुप्रीम कोर्ट की फरवरी 2022 में जस्टिस गुलजार साहब ने एक डिटेल्ड जजमेंट दी थी। वो जजमेंट के अंदर 26 पैराग्राफ्स के अंदर गवर्नमेंट को डायरेक्शन है। उसके अंदर ऑब्जर्वेशन दी थी कि साउथ अफ्रीका का बल्दियात का निजाम कैसा है, टर्की का बल्दियाती निजाम कैसा है, इंडिया का बल्दियाती निजाम कैसा है, जर्मनी का बल्दियाती, ये डायरेक्शंस हैं 26 पैराग्राफ्स में। तो एक बात बताएं, अगर वो जमात जो जागीरदाराना सोच की हामिल है, वडेराना सोच की हामिल है, जो अपने सामने कराची के शहरियों को हारी समझते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल कि वो, इसका मतलब अगर अदालती फैसले की तौहीन हो रही है तो इनके उस बयानिए की नफी हो रही है जिसमें ये कहते हैं वी आर द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, वी आर द प्रोटेक्टर, वी आर द डिफेंडर्स ऑफ द, ये कहते हैं ना हमने कॉन्स्टिट्यूशन हमने दी है। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर आप एक आर्टिकल 140A का चैप्टर नहीं डाल पा रहे हो या उस पर इत्तेफाक नहीं कर पा रहे हो, उस पर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो फिर आपने कैसे फिर मेरे ख्याल में तो जो नजरिया आपके जो इनके माजी के लीडर थे भुट्टो साहब, उन्होंने दिया तो आई डोंट थिंक सो कि आज की पीपल्स पार्टी उस नजरिए उस आइडियोलॉजी पे नहीं है। बिल्कुल आखिरी सवाल करेंगे सर, अभी नया शोशा चल रहा है, गर्मी दिसंबर में सियासी नजर आ रही है। 27वीं तरमीम में आप लोगों ने बड़ा साथ दिया, सारी पार्टी एक साथ हो गई। अब 28वीं तरमीम की गूंज सुनाई दे रही है, नया सूबा है। अभी आपने कहा लोकल बॉडी को ये लोग एम्पावर नहीं करते, नए सूबों और नई यूनिट की बात हो रही है। क्या चाहते हैं आप लोगों की पार्टी, क्या चाहती है? लोकल बॉडी नहीं होगा तो फिर नया सूबा होगा, ये तो डिसाइडेड है। आप बताएं मुझे आज नहीं, आपने अभी जैसे मलिर बाग़ जिना में ये बात कही कि भाई फेडरेशन ले ले कराची को। आर्टिकल 149 के तहत फेडरल के पास ये पावर है कि वो शहर के जहां पर इंटरनल डिस्टर्बेंस या कोई ऐसा मामला हो तो आर्टिकल 149 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट को ये पावर्स देता है कि वो इश्यूज द डायरेक्शन टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अगर वो उसको अपनी डायरेक्टिव्स के थ्रू कंट्रोल में लेना चाहे तो ले सकते हैं। और आपने देखा है इंडिया में, आपने देखा है 5 से 6 ऐसे फेडरल टेरिटरीज हैं जो इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट देखती हैं। तो बात यह है जब आप कुछ देने को तैयार नहीं हो, आर्टिकल 140 ऐसे कि कराची का भला होगा, कराची के साथ साथ लाड़काना का भी भला होगा, शदादपुर का भी भला होगा, थरका, उमरकोट, मिट्टी, सब जगह का भला होना है, बट आपकी नियत नहीं है। और बात ये देखें, जब नियत नहीं होती है तो हमने भी अब कहना जो है आर्टिकल 140A का, हमने यही फाइनल अब नैरेटिव जा रहा है, पब्लिक में भी नैरेटिव अब आ गया है कि अगर आप 140A नहीं देंगे तो फिर 239 का क्लॉज 4 जो है आइन में मौजूद है। अब उसके ऊपर इनको जलन उड़ जाती है। ये कहते हैं कि सिंध की तकसीम गद्दारी है, सिंध की तकसीम गद्दारी है। अब ये बात इनके मुंह से कहते हुए कैसे अच्छी लगती है कि अगर सूबा बनाना गद्दारी है तो भाई आपके कायदे अवाम ने 1973 के आइन में ये शिक डलवाई क्यों? क्या वो गद्दार थे जिन्होंने ये शिक डलवाई? ये सवाल करना चाहिए पीपल्स पार्टी से, आपका बिल्कुल बजा सवाल है। सवाल है ना। और मतलब कि पाकिस्तान की ये 4 सूबे हैं, ये चारों पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान अल्लाह ना करे टूटता है या पाकिस्तान अल्लाह ना करे कोई चीज में आता है
तो समझ में आता है कि आप मुल्क से गद्दारी कर रहे हो। मुल्क के आइन में जो चीज मौजूद है वो आइन की इंप्लीमेंटेशन, वो गद्दारी कैसे है? हाँ, गद्दारी ये जरूर है कि पिछले 17 सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के अंदर जो इकोनॉमिकल क्राइसिस की जिम्मेदार है, जिस तरीके से कराची को तबाह हाल किया है, तो उससे आपके मुल्क की मईशत को भी नुकसान हो रहा है। तो क्या आपका मुल्क कमजोर नहीं हो रहा? क्या आपका मुल्क जो है वो इकोनॉमिकली जो है डैमेज नहीं हो रहा? क्या उसकी वजह से आपके जो रियासती इदारे हैं वो कमजोर नहीं होंगे? जब बजट नहीं बनेगा तो क्या ये गद्दारी नहीं है? गद्दारी की तो खैर बात, तो हम हर किसी की डेफिनेशन यहाँ पे बड़ी डिफरेंट है और बहुत आसानी से यहाँ पे गद्दारी का लक़ब दे दिया जाता है। तो आपका परफॉर्मेंस के हवाले से, कराची की अवाम या हैदराबाद की अवाम की मायूसी के हवाले से, वो खला पहले पीटीआई ने पुर किया, फिर अभी हमने देखा लोकल बॉडीज में जमात इस्लामी ने पुर किया। आपका मुकाबला आपकी ही अपनी तारीख से है, इसको कैसे लड़ेंगे और आने वाले वक्त में क्या मुस्तकबिल होगा? मैं इसको ऐसे मुहाजिर कम्युनिटी जी बिल्कुल किसमें अपनी क़यादत ढूंढे? ऐसे देखिए, मैं इसको ऐसे लूंगा कि हमारा मुकाबला हमारी ही बनाई हुई चीजों से। जमात तो देखिए तब आई ना जब एमक्यूएम ने बॉयकॉट किया, उसमें से कुछ सीटें पीटीआई को मिली, और अगर पीटीआई शहर के साथ इतनी लॉयल होती तो शायद वो आज के जो नाअहल नाकारा मेयर काबिज हैं शहर पे सिर्फ नंबर्स के ऊपर, वो नहीं होते। इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया तो वो बनी। अब आ जाते हैं इसके ऊपर कि एमक्यूएम का मुकाबला अपनी तारीख से। देखिए, माजी में हमने जिस तरह डिलीवर किया, आज हम मानते हैं कि 15-17 सालों में एमक्यूएम पाकिस्तान ने उस तरीके से डिलीवर नहीं किया। उसकी वजह है, जिसकी वजह से हम 28वीं तरमीम में आर्टिकल 140 से यह सूबे का मुतालबा रख रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि माजी में जो तल्ख गलतियां हमसे हुई या तल्ख हमसे जो है एक्सपीरियंसेस गुजरे, जो हमारे साथ बार बार एग्रीमेंट्स हुए हैं, चाहे 88 के दौर में हो, 90 में हुए, हर दौर में हमारे साथ एग्रीमेंट हुए हैं, और हर दौर में हमारे साथ एग्रीमेंट होने के बाद ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। नहीं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। बार्गेनिंग के लिए तो एग्रीमेंट होता है, देखिए क्लियर है। जब आपको इंटरेस्ट होगा कि भाई हमारे शहर में जो नुमाइंदगी है, यही पॉलिटिक्स है। लेकिन हम मानते हैं, कराची वालों के मामलात अभी रख देते हैं, वजारतें ले लेते हैं, ऐसा होता है। कराची वालों के मामलात को उठाते हैं। आज आपने देखा, पूरी दुनिया कह रही है कि फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं। आज नेफ्टेक के कोर्सेस आपने देखे, कितनी फेडरल यूनिवर्सिटीज हैं जिनके कैंपसेस हैदराबाद कराची में खुल रहे हैं। तो बात ये है नौरीन, बात सबसे बड़ी ये है कि अगर आप फेडरल गवर्नमेंट में नहीं बैठेंगे तो कैबिनेट को आप अपने शहर की आवाज कैसे पहुंचाएंगे? हमने तो वजारतें नहीं मांगी थी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की पुरजोर ख्वाहिश थी कि हम काबीना में बैठें और हम काबीना में बैठ के कराची के मसलों को बताएं। और आज आपने देखा कि कराची के अंदर सेंसस का अगर थोड़ा बहुत भी मसला हल हुआ है, मैं ये नहीं कहता पूरा हुआ है, ना एमक्यूएम कहती है, थोड़ा बहुत भी मसला हल हुआ तो वो एमक्यूएम की वजह से हुआ था। जब नादरा से उन्होंने डेटा डिटेक्ट किया था, वहीं से तो पकड़ हुई थी। ये 1,30,000 पे क्लोज करके इनोवेटर्स को बैठ गए थे। इनोवेटर्स को जब क्लोज किया है तो नादरा के रिकॉर्ड से कॉन्ट्रडिक्शंस पकड़ी गई हैं, तो इन्होंने दोबारा रीओपन किया। आपने देखा नेफ्टेक के कोर्सेस, फिर जो वैक्सीन आ रही हैं, वो सब चीजें। बट हम मानते हैं, या मैं मानता हूं, हम की बात नहीं करूंगा, हमने तो फिर पार्टी एज अ पर्सनल तौर पे इंडिविजुअली मैं ये मानता हूं कि लैकनेस है, डिलीवरी में लैकनेस है, अवाम के इश्यूज को एड्रेस करने में लैकनेस है, मायूसी है पब्लिक में, अवाम के अंदर वोट बैंक इंटैक्ट है। लेकिन जिस तरीके से एक स्ट्रीट पावर थी एमक्यूएम की, वो स्ट्रीट पावर आज महदूद हो गई है। और उम्मीद है वक्त के साथ साथ शायद इंशाल्लाह उसको भी ओवरकम कर लिया जाए। कयादत एक पेज पे रहेगी तो सब ओवरकम हो जाएगा। यही है सबसे बड़ा सवाल कि कयादत क्या एक पेज पे है। बैरिस्टर हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे और आपने हमें बताया कि किस तरीके से मामलात चल रहे हैं और किस तरीके से आगे चलेंगे। लेकिन जो कराची या हैदराबाद का या अर्बन सिंध का वोटर है, वो तो अभी भी बिल्कुल ही अपने सवालों के कोई जवाब उसको शायद नहीं मिले हैं। और कभी कभी समझ में आता है कि ये पार्टी है या ये फैक्शन है, इसका ये लीडर है, या फिर लंदन तक आवाज जाती है, इंग्लैंड तक चीजें जाती हैं, कहीं बैनर्स आवेजा हो जाते हैं, कहीं कोई और नारे लिखे हुए नजर आते हैं। तो जो ग्राउंड रियलिटी है, अवाम किसके साथ है, अवाम को ये नहीं पता कि उसके साथ कौन है। तो यही एक सवाल है और अवाम मायूस है। कराची के मसले वैसे के वैसे हैं, जो के तू हैं, मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन होप जो है वो होनी चाहिए। जैसे बेल ऑफ होप तो लगी हुई है गवर्नर हाउस में, तो यहाँ पे भी एक होप है जो कि हमें ऑप्टिमिस्टिक रहने को मजबूर करती है। इसी बात के साथ नौरीन शम्स को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।